तो चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक कामों में से एक की, मतलब 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को गिनने की कहानी। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये पूरे देश की एक तस्वीर बनाने जैसा है। हम 2011 की भारतीय जनगणना की पूरी कहानी समझने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977। 2011 में भारत की आबादी ठीक इतनी थी। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस वक्त के हर भारतीय की कहानी है। अंदाजा लगाइए, ये उस समय अमेरिका की आबादी का लगभग 4 गुना था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, भाई इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों से भरे देश में आप ये पक्का कैसे करेंगे कि हर एक इंसान गिना गया है, ना कोई छूटे, ना किसी को 2 बार गिना जाए। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली थी। अब जरा इस काम के पैमाने को समझिए। इस काम को पूरा करने के लिए 27 लाख अधिकारी मैदान में उतरे थे। उन्होंने देश के 6 लाख गांव और 7,000 से ज्यादा शहरों में घर घर जाकर दस्तक दी। इस पूरे काम पर लगभग 22 अरब रुपए का खर्च आया। और हाँ, पहली बार लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी भी इकट्ठी की गई थी। मतलब ये कोई छोटा मोटा काम बिल्कुल नहीं था। लेकिन ये जो इतनी बड़ी गिनती है ना, ये कोई नई बात नहीं थी। भारत में लोगों को गिनने की एक बहुत लंबी और पुरानी परंपरा रही है। चलिए देखते हैं कि ये परंपरा समय के साथ कैसे बदली है। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। प्राचीन भारत में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। फिर 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार एक सिस्टम से पूरे देश में जनगणना की। आजादी के बाद 1951 में एक नए दौर की शुरुआत हुई और 2011 की जनगणना इसी महान परंपरा की 15वीं कड़ी थी। तो आखिर इस पूरी मेहनत से निकलकर क्या आया? चलिए अब 2011 की जनगणना के कुछ जरूरी नतीजों पर नजर डालते हैं, जो उस समय के भारत की एक झलक दिखाते हैं। ये टेबल हमें एक मोटी मोटी तस्वीर देती है। जनसंख्या घनत्व 382 था, मतलब हर स्क्वायर किलोमीटर में औसतन इतने लोग रहते थे। साक्षरता दर 74% से ज्यादा थी, जो कि एक अच्छी बात थी। और एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा, लिंगानुपात। हर 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। इस नंबर पर पूरे देश की नजर थी। अब ये जो लिंगानुपात वाला आंकड़ा है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। 2001 में ये 933 था, जो 10 साल में बढ़कर 943 हो गया। अब ये कोई बहुत बड़ी छलांग तो नहीं थी, लेकिन ये जरूर दिखा रहा था कि समाज सही दिशा में, भले ही धीरे धीरे, पर एक जरूरी कदम बढ़ा रहा था। ये एक और बहुत जरूरी बात सामने आई। 2011 में भी भारत के लगभग 69% लोग गांवों में रहते थे। इसका सीधा सा मतलब था कि देश की कोई भी पॉलिसी या योजना इस विशाल ग्रामीण भारत को अनदेखा करके नहीं बनाई जा सकती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पूरी कहानी सिर्फ औसत में नहीं छिपी होती। भारत विविधताओं का देश है और जनगणना के आंकड़े इन अलग अलग राज्यों के बीच के फर्क को भी साफ दिखाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। लिंगानुपात की ही कहानी को देख लीजिए। एक तरफ था केरल, जहां हर 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं थीं, एक बहुत ही अच्छा अनुपात। और वहीं दूसरी तरफ था हरियाणा, जहां ये आंकड़ा सिर्फ 877 था। ये जो जमीन आसमान का फर्क है ना, ये हमें राज्यों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये चार्ट भारत की धार्मिक विविधता की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। 2011 में करीब 80% आबादी हिंदू थी और 14% से ज्यादा मुस्लिम। इनके अलावा ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे कई धर्मों के लोग मिलकर इस देश का सांस्कृतिक ताना बाना बुनते हैं। और भाषा के मामले में भी ऐसी ही विविधता है। लगभग 44% लोगों ने हिंदी को अपनी मातृभाषा बताया। उसके बाद बंगाली और मराठी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली मातृभाषाएं थीं। ये भारत की भाषाई दुनिया की बस एक छोटी सी झलक है। 2011 में एक और बहुत बड़ी और ऐतिहासिक चीज हुई। 1931 के बाद पहली बार एक अलग सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाने का फैसला लिया गया। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि ये देश के सामाजिक ताने बाने को और भी गहराई से समझने की एक कोशिश थी। तो इतने सारे नंबर, इतने सारे आंकड़े, लेकिन इसका फायदा क्या है? ये सब इकट्ठा करना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ जानने के लिए नहीं है, ये डेटा देश को चलाने और उसकी विकास के लिए बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कैसे।
तो होता ये है कि ये सारे आंकड़े सीधे देश की पॉलिसी बनाने वालों के टेबल पर पहुंचते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं लिंगानुपात के डेटा का ही इस्तेमाल करती हैं, ताकि उन जगहों पर ध्यान दिया जा सके जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कहाँ नया स्कूल या अस्पताल बनाना है, ये सब इन्हीं आंकड़ों से तय होता है। आसान भाषा में कहें तो ये डेटा देश के विकास का रोड मैप है। ये जो बात है ना, ये जनगणना के पूरे मकसद को बहुत अच्छे से समझाती है। ये एक तरह से देश का हेल्थ चेकअप है, एक आईना जिसमें देश खुद को देखता है, अपनी ताकत और कमजोरियों को समझता है और भविष्य के लिए एक बेहतर रास्ता बनाने की कोशिश करता है। तो ये थी 2011 की जनगणना की कहानी। 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी का एक स्नैपशॉट। इसने हमें उस समय के भारत के बारे में बहुत कुछ सिखाया। लेकिन भारत तो एक ऐसा देश है जो हर पल बदल रहा है ना? तो अब सवाल ये है कि जब अगली जनगणना होगी तो वो भारत के बदलते चेहरे की कौन सी नई और हैरान करने वाली कहानी हमें बताएगी? ये जानने के लिए तो हमें इंतजार करना होगा।